गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे जो अम्ल सार वाला सेकंड चैप्टर है वो चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए जैसा कि पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो दैनिक जीवन में पीएच का वो क्या महत्व होता है फसलों के अंदर, पौधों के अंदर, मिट्टी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जैसे आहार नाल के अंदर आमाशय के अंदर जठर रस होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पीएच मेंटेन करके रखता है। हमारे रक्त की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है, वो अगर 0.2 से कम ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार हमने पीएच के महत्व को पढ़ा था और आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल जो किन किन पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं या किन प्राकृतिक स्रोतों में अम्ल होते हैं। और ये जो एक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है सिरका, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, याद रखना है आपको। अगला है संतरा, चाहे आपको संतरा पूछे, नींबू पूछे, आंवला पूछे, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ है उनके अंदर कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। देखिए, संतरे में भी सिट्रिक अम्ल और नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। अगला आता है इमली, इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टे दूध या दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। नॉर्मली दूध में नहीं होता है, लेकिन खट्टा दूध पड़ गया है, दूध फट गया है दूध या दही के अंदर, कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का जब डंक लगता है तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण अपने अगर किसी जीव, सूक्ष्म जीव ने, चींटी ने काट लिया तो वहां पर जलन होने लगती है और उसके अलावा खुजली आने लगती है, जो स्किन है वो लाल हो जाती है। तो वो किस अम्ल के कारण, मेथेनोइक अम्ल के कारण। नेटल का डंक, उसके अंदर भी कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं लवण, यानी हमने जो अम्ल और सारों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने बताया था लवण क्या होता है, कि जब अम्ल और सार मिल जाए तो जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। तो देखिए, लवणों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। लवण का पीएच क्या होता है सबसे पहले। देखिए, जब अम्ल और सार मिल जाएंगे, मैंने आपको सोरेनसन की पीएच स्केल बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब किसी का पीएच 7 से कम होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, वो अम्ल होता है। 7 से लेकर 14 के बीच में होता है वो सार होता है। और अगर 7 होता है किसी का पीएच, वो उदासीन होता है, यानी ना तो वो अम्ल है ना वो लवण है। अब देखिए, अगर आपने लवण और अम्ल को बराबर मात्रा में मिला दिया, उनकी समता भी बराबर है, तो उदासीन की तरह लवण का पीएच भी कितना हो जाएगा, 7। अगर आपने दुर्बल सार लिया है, प्रबल अम्ल लिया है, तो उसकी पीएच है वो 7 से कम होगी, क्योंकि प्रबलता किसकी है, लवण की है, कम पीएच वाले की है। अगर आपने प्रबल सार लिया है, दुर्बल अम्ल लिया है, तो पीएच 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि सार क्या है, दुर्बल है, तो पीएच को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लवणों की पीएच देखते हैं। प्रबल अम्ल एवं, देखिए किताब रखिए साथ में, प्रबल अम्ल एवं प्रबल सारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होता है। यानी आप अम्ल भी प्रबल ले लो, सार भी प्रबल ले लो, तो पीएच कितनी होगी, 7। जबकि दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल सार और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये सार के होते हैं। यानी अगर आप अम्ल भी दुर्बल लो, सार भी दुर्बल लो, तो पीएच है वो 7 से कम होगी। अगर आप अम्ल प्रबल लो, सार दुर्बल लो, तो भी पीएच 7 से कम होगी। 7 से ज्यादा कब होगी, जब आप प्रबल सार लोगे और दुर्बल अम्ल लोगे, एक ही कंडीशन के अंदर। फिर आता है साधारण नमक से रसायन। नॉर्मली पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लवण मतलब नमक। नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक सार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था और सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक सार था, उन दोनों के मिलने से जो नया पदार्थ लवण बना, उसी को हमने क्या बोला, सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य भाषा में साधारण नमक कहते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए कैसे बनता है, जैसे देखिए आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, पूरा नाम लिख लेती हूं मैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सार। क्या लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और इन दोनों के मिलने से क्या बना, नमक बना, सोडियम क्लोराइड। क्या बना, सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, नमक। वही नमक जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, भोजन में स्रोत होता है हमारा क्या, नमक, लवण। और सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है, ये क्या है, सार, बेस। और ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल, एसिड। इन दोनों के मिलने से क्या बना, लवण बना, नमक, या इसे हम क्या बोलते हैं, लवण। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रबल सार है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल सार मिलते हैं तो जो लवण मिलता है उसका पीएच कितना होगा, 7। तो इसका पीएच कितना होता है, 7। ये अभिक्रिया लिख सकते हो आप किताब में साइड में, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड नमक है, आप देखते हो समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो उससे क्या बनाया जाता है, नमक। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने अब जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब साधारण नमक, यानी साधारण नमक हर प्रकार के रसायनों को बनाने का एक कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसे क्या क्या बनाया जाता है, देखिए इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। यानी साधारण नमक से मीठा सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण जिसका उपयोग रंग उड़ाने के लिए, रंगहीन करने के लिए किया जाता है, वो सारे बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का। तो कैसे कैसे यूज करते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नमक को घोल के रूप में लेंगे, जल में मिलाकर लेंगे तो वो घोल बन जाएगा, और साथ में पानी का अणु लेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ये अभिक्रिया काम में ली जाती है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर सार अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्लोर सार अभिक्रिया को लिखिए, या सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, या क्लोर सार अभिक्रिया के अंदर अभिकारक क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड सार होता है, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया, क्लोर सार अभिक्रिया। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न वे तीनों उत्पाद उपयोगी है। देखिए इसलिए बोला है कि जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनोड पर कौन सी गैस आएगी, क्लोरीन, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। यानी विद्युत अपघटन विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। आगे आएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण यानी जिसको रंजक हीन यानी रंग उड़ाने के लिए उपयोग करने वाला पदार्थ। इसका एक तो फॉर्मूला याद रखना है आपको। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaClO की होल ट्वाइस, यानी ऐसे भी बोल सकते हो CaCl2O2। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है।
मैंने आपको बताया था, एक तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो क्लोर सार अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकली थी, उस क्लोरीन गैस को इसके साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण CaClO की होल्ड वाइज, साथ में पानी का अणु और कैल्शियम क्लोराइड। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? अभी मैंने बोला जहां भी रंग उड़ाने का, विरंजन करने का काम होगा, विरंजक चूर्ण उपयोग किया जाएगा। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा और लाउंड्री में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी पानी अशुद्ध है तो जैसे फिटकरी डालते हैं, विरंजक चूर्ण भी उसमें डाल सकते हैं। आगे आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग हम भोजन में करते हैं, जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, पकोड़े बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फॉर्मूला याद रखना NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने का सोडा होता है, NaCO3 होता है, NaCO4, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है कपड़े धोने का सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए आपको एक तो नमक लेना ही पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड, साथ में पानी के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, जिससे एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड क्योंकि आपने अमोनिया गैस ली है, और एक क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, मीठा सोडा, कुछ भी बोल सकते हैं, या बेकिंग सोडा। आगे बेकिंग सोडा का उपयोग वही है भोजन के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल मिलाया जाता है तो इससे क्या अभिक्रिया होती है? बेकिंग सोडे में अगर आप जल मिलाओगे या गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पानी का अणु निकलेगा और साथ में अम्ल का क्या बनेगा? सोडियम लवण। फिर धोने का सोडा, एक तो आ गया खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, और एक आ गया कपड़े धोने का सोडा Na2CO3, कपड़े धोने का सोडा। साथ में इसमें 10 पानी के अणु है, ध्यान रखना। कपड़े धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए, इसको ऐसे याद कर लो। खाने के सोडे में पानी नहीं चाहिए, वहां कोई पानी का अणु नहीं है, NaHCO3, जबकि कपड़े धोने में पानी चाहिए, यानी इसके अंदर 10 बाल्टी पानी चाहिए, 10 पानी के अणु जुड़े हुए हैं, Na2CO3.10H2O। इसे क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। ये एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट लेंगे, साथ में पानी के अणु लेंगे, जिससे क्या बनेगा? पानी का अणु जुड़ जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। फिर कपड़े धोने के सोडे के उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, कपड़े धोने में होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धोने के सोडे का उपयोग होता है। फिर आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें देखिए एक ये पॉइंट बताया हुआ है कि जो कपड़े धोने का सोडा है, इसमें जो 10 पानी के अणु है, ये क्या वास्तव में अणु आर्द्र है या नहीं है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इस जल को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 है। अब इस लवण के उपयोग को बार ध्यान देते हैं। देखिए जिप्सम के अंदर जो पानी के अणु है वो कितने हैं? 2 है, और कॉपर सल्फेट के अंदर 5 अणु है, जबकि जो कपड़े धोने का सोडा है उसमें जल के 10 अणु है। आगे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में POP बोलते हैं। घरों के अंदर पुट्टी करने में, घरों के अंदर विभिन्न डिजाइनों के अंदर, या किसी की हड्डी टूटी हुई उस पर प्लास्टर किया जाता है ना, वो किसके कारण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण होता है। इसका निर्माण जिप्सम से होता है। देखिए जिप्सम का और इसका सूत्र समान है, अंतर क्या है? जिप्सम के अणु में 2 पानी के अणु है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अंदर आधा पानी का अणु। इसका मतलब क्या है कि जब जिप्सम को गर्म करोगे उच्च ताप पर
तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितना ताप, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस था, फिर पानी का अणु जुड़ा और वापस क्या बन गया, जिप्सम। और इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न आ गए और इसके साथ ही जो आपका ये सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करके आप प्रश्न उत्तर करोगे। जो भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लोगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आती हूँ मैं आपके थर्ड चैप्टर लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।